नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर चेकिंग के नाम पर रेलकर्मी से मारपीट की घटना सामने आई है। सीआईएसएफ जवान ने रेलकर्मी को जमकर पीट दिया। आक्रोशित रेलवे कर्मियों ने घंटों प्रदर्शन किया है इस घटना को लेकर। मुरैना सीआईएसएफ बैरियर की घटना है। मौके पर पहुंची है जीआरपी और आरपीएफ की टीम। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दुर्ग संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, क्या है पूरा माजरा? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो सीआईएसएफ का चेकिंग पोस्ट है, वहां पर ये पूरी घटना हुई है। करीब ये 10 से 11 बजे के आसपास की बात है, जब रेलवे कर्मी वहां से गुजर रहा था। सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग के माध्यम से उनको वहां पर रुकवाया और उनके साथ में किसी बात को लेकर परिचय पत्र दिखाने के बावजूद भी सीआईएसएफ का जवान जो है आपत्ति करने लगा, नहीं जाने दिया। इस वजह से विवाद की स्थिति निर्मित हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि सीआईएसएफ के जवान ने बगैर सोचे समझे रेलवे कर्मी की जमकर मारपीट कर दी, जिससे बाकी लोग भी रेलवे कर्मी जो आक्रोशित उठे और उन्होंने वहां पर बैरियर में जाकर जमकर प्रदर्शन किया। इनका ये कहना है कि सीआईएसएफ के जवान जो है वो आए दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से उनको परेशान किया जाता है, जबकि वो एक ऐसा बैरियर है जहां से रोजाना उनका आना जाना होता है। बावजूद इसके वो कोई नियमों को हवाला देते हुए उनको परेशान किया जाता है। इसलिए उन्होंने एक अलग गेट की व्यवस्था करने भी कहा है और जो ऐसी कोई व्यवस्था करने कहा है कि कम से कम जो कर्मी है उनको परेशान ना होना पड़े। तो फिलहाल इस पूरे मामले की अभी मारपीट की जो है वो रिपोर्ट की जा रही है और उसके बाद में पुलिस जांच करेगी। जो दोषी पाया जाएगा तो ये आश्वासन दिया गया है कि उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान 3 की मौत हो गई। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हुई है। मिट्टी में दबे थे 5 लोग। रेस्क्यू कर 2 लोगों को बचा लिया गया और घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया उपचार के लिए। बड़ी खबर रायपुर से, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबने से 3 लोगों की जान चली गई। मिट्टी में 5 लोग दबे हुए थे। 2 को रेस्क्यू कर बचा लिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है उपचार के लिए, लेकिन 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी है और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, कैसे हादसा हुआ ये? देखिए, ये कोल यार्ड बताया जा रहा है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पूरे घटना की जांच के आदेश हैं वो दिए हैं और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा है कि ये कोल यार्ड था और कोल यार्ड में कुछ कोयले भी रखे हुए थे और इसके अलावा वहां पर कुछ राखड़ है वो डंप किया जा रहा था और कोयला बीनने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होते थे। 2 परिवार के 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हुई है और वो कोयले को बीन करके उसे सिगड़ी में उपयोग करते थे, ईंधन के रूप में उपयोग करते थे और इसी दौरान वो सुरंग बनाया हुआ था मिट्टी के अंदर में और अचानक सुरंग के अंदर 5 लोग थे और धसक गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया और दोनों घायलों का उपचार है वो जारी है, लेकिन अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है क्योंकि मिट्टी में काफी देर तक वो दबे हुए थे। एक गंभीर लापरवाही कही जा सकती है और जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहां पर इस तरह से खुले में या तो कोयला को डंप किया गया था या फिर जो राखड़ है उसे लाकर उड़ेल रहे थे, तो ऐसे में ये औद्योगिक जो प्रबंधन है उनकी लापरवाही है या नहीं है, पूरे मामले की जांच है जो पुलिस है वो कर रही है और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इसमें गहनता से जांच है वो की जाए। जी बिल्कुल। युगल, ये भी बता हमें कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं है कि और भी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका हो वहां पर? और जो घायल हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत क्या है अभी? जी देखिए, कोयला इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ सुरंग जैसे जो बना दिया गया था, खोदा गया था, क्योंकि डंपिंग यार्ड था तो इसलिए इसी वजह से कुछ कोयले भी वहां पर दबे हुए थे। उसे इकट्ठा करने का काम भी जो ग्रामीण है वो करते थे। 5 लोगों की दबे होने की बात जो सामने आई है और 2 को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। रेस्क्यू कार्य पूरी तरह से बंद है और किसी और भी व्यक्ति के दबे होने की आशंका पुलिस ने जो संभावना है वो व्यक्त नहीं किया है।
तो जो 2 घायल हैं उन्हें अस्पताल में उनका उपचार जारी है। सीएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी वहां पर है, अस्पताल में उनका उपचार जारी है और अभी रेस्क्यू कार पूरी तरह से बंद है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह से खुले यार्ड में रखना, किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, तमाम बिंदुओं की जांच है वो पुलिस करेगी। निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो नहीं है। बहुत धन्यवाद युगल तमाम जानकारी के लिए। सिलतरा चौकी क्षेत्र में थाना सिवा के ग्राम साकरा में कुछ जगह है जहां पर पहले कोल यार्ड हुआ करता था 3-4 साल पहले, और थोड़ा बहुत कोल वोल वहां पे जमीन में दबा हुआ कुछ दिख रहा था, जिसको निकालने के लिए कुछ ग्रामीण उसका प्रयास कर रहे थे। और वहां पे 10-12 फीट का गड्ढा भी था, जिसमें उस कोल को निकालने की कोशिश करते करते जो जगह है वो थोड़ी सी धंस गई और उन लोग के ऊपर कुछ मिट्टी या कुछ चीज़ें गिर गई, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 महिला और 1 पुरुष, कुल 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तीनों ही मृतक साकरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है कि वास्तव में किस तरीके से ये घटनाक्रम सर गड्ढा पहले से था, अभी अबैंडन्ड जगह थी जहाँ पे, और गड्ढा 10-12 फीट का था। क्या किसी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी, वो आगे जांच का विषय है कि उसमें क्या चीजें निकल के आएंगी जांच के बाद। वहीं सिवनी जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया। जिले के बंडोल थाना क्षेत्र के गोरखपुर गांव में एक ईसाई परिवार पर स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने बंडोल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। हिंदू संगठनों का कहना है कि आरोपियों के द्वारा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, इलाज और अन्य मदद का लालच देकर और गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। में जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना बंडोल के ग्राम गोरखपुर के पास में एक पादरी के द्वारा पिछले कई समय से धर्मांतरण कराने की एक प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत उनके द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और आप इस धर्म को अपना लें। इस संबंध में एक आवेदक के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कल देर रात इसमें थाना बंडोल में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सोमदास मरिया प्रसाद दास नाम के जो पादरी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक मामला मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें और भी लोगों का पता किया जा रहा है कि और किनका धर्मांतरण इनके द्वारा जबरदस्ती इस प्रकार का प्रलोभन देकर कराया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधी सिवनी का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर अजहर खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। अजहर, काफी गंभीर विषय है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? ये देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला सिवनी के बंडोल थाना अंतर्गत गोरखपुर गांव का सामने आया है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत, जो प्रारंभिक शिकायत थी, वो हिंदू धर्म जो संगठन है उन्होंने बंडोल पुलिस में कराई थी। इस पूरी शिकायत की जब पुलिस ने जांच की तो कहीं ना कहीं ये जांच के बाद खुलासा हुआ है, जो एक गोरखपुर में एक कथित ईसाई धर्म का परिवार आके वहां पर रह रहा था और खासकर जो क्षेत्र के लोग थे वहां के उन लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके शिक्षा के नाम पे, इलाज देने के नाम पर और कहीं ना कहीं कोई सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर धर्म परिवर्तन करें, दुष्प्रेरित करना। इस पूरे प्रकरण की जब जांच कराई गई, कहीं ना कहीं ये प्रकरण में ये पाया गया कि जो कथित ईसाई धर्म समाज के जो परिवार रह रहा था वो लोगों को दुष्प्रेरित कर रहा था धर्मांतरण के लिए, जिसके बाद ये शिकायत की जांच हुई। जांच के बाद फिलहाल जो एक मुख्य आरोपी है, जो पादरी बताया जा रहा है, जो उस परिवार का प्रमुख मुखिया है, उसको फिलहाल उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश से जो ठीक है, देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कदम इस पर उठाती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे ने याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त करने को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका में युवती पर झूठा आरोप लगाने की शिकायत की गई है। 10 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। तो छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे ने याचिका लगाई है। पलाश चंदेल ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। एफआईआर निरस्त करने को लेकर याचिका लगाई गई और याचिका में युवती पर झूठा आरोप लगाने की शिकायत की गई है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक युवती ने
दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और एफआईआर भी पुलिस ने कर दी थी और उसी एफआईआर को निरस्त करने को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है पलाश चंदेल ने। 10 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी है। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे ने पलाश चंदेल ने याचिका लगाई है कोर्ट में। हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने को लेकर याचिका लगाई गई और इस याचिका में युवती पर झूठा आरोप लगाने की बात कही गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर को निरस्त करने को लेकर पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। 10 फरवरी को मामले में सुनवाई होनी है। तो काफी गंभीर है ये मामला और इसी मामले को लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है हमें छत्तीसगढ़ में। जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है इस मसले को लेकर, बीजेपी से जवाब मांग रही है, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से। तो सियासी रुख भी इस घटना ने लिया। उसके बाद युवती ने शिकायत की, शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर की और पलाश चंदेल की तलाश भी की। पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने को लेकर याचिका लगाई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं पलाश चंदेल। बिल्कुल सुमित, पलाश चंदेल की जो मुसीबतें हैं, चूंकि पुलिस इस मामले की जांच लगातार कर रही है और बीच में तो इस तरह की भी बातें आई थी कि पुलिस उनके घर भी पहुंची थी दबिश देने के लिए। जब अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट की शरण में है नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल और उन्होंने संजय अग्रवाल जो जस्टिस हैं उनकी बेंच पे, डिवीजन बेंच पे ये याचिका लगाई है, रिट पिटीशन की, और 10 फरवरी को इसमें सुनवाई होनी है। हरि अग्रवाल उनके वकील हैं। अब देखना होगा कि 10 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें हाईकोर्ट किस तरह की उनको राहत देता है। जो उन्होंने याचिका लगाई है उसको मंजूर करके आगे उस पर सुनवाई होती है, किस तरह की बात होती है, अब उसका इंतजार करना होगा। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कटनी से बड़ी खबर, जहां माधव शाह हॉस्पिटल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने दबिश दी। बिना एमपी में रजिस्ट्रेशन कराए इको की जांच हो रही थी। यहां पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रारंभिक रूप से इको मशीन को जब्त कर लिया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत मिली थी। माधव शाह हॉस्पिटल में डॉक्टर बलदेव सिंह जांच कर रहे थे। माधव नगर स्थित माधव शाह हॉस्पिटल का यह पूरा मामला। कटनी से बड़ी खबर, जहां माधव शाह हॉस्पिटल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने दबिश दी और बिना रजिस्ट्रेशन कराए इको की जांच यहां पर हो रही थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। प्रभाकर, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जिसमें कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाबा माधव स्वास्थ्य अस्पताल में डॉक्टर है बलदेव सिंह, इनके द्वारा एमपी में बिना रजिस्ट्रेशन कराए इको की जांच की जा रही थी। जैसे ही इन्हें अधिकारियों को शिकायत मिली तो एक टीम गठित कर मौके पर स्टाफ को भेजा गया और वहां मौके पर जांच की गई। साथ ही जो मशीन के पार्ट्स रहे उनको जब्त कर लिया गया है और प्रारंभिक तौर पर जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अभी प्रारंभिक जांच है जिस पर फिलहाल मशीन जब्त की गई है और आगे वाली जो भी जांच होगी उस पर हो सकता है कि डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है प्रभाकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुरैना रेलवे स्टेशन पर मारपीट का मामला सामने आया। 1 दर्जन लोगों ने जमकर मारपीट की। दादर अमृतसर ट्रेन से 3 लोगों को उतारकर पीटा गया। जिनके साथ मारपीट हुई है वो राजस्थान पुलिसकर्मी हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो मुरैना में रेलवे स्टेशन पर 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की राजस्थान पुलिसकर्मियों से।
वहीं बालाघाट में 7 बदमाशों ने डकैती की कोशिश की है। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर डकैती की कोशिश की। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, बाकी फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया है। एसपी का आदमी बनकर आरोपी आए हुए थे डकैती करने के लिए। डबल मनी से जुड़ा हुआ यह मामला है। लांजी थाना क्षेत्र के बिंझल गांव की घटना। बात देश की आर्थिक सेहत के रिपोर्ट कार्ड की। आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। Permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।